हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करके सुनाऊंगा एक नया मांगा जिसका नाम है टॉम रेडर किंग। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दो ताकि रीसेंट अपडेट्स आप मिस नहीं करो। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें फ्रंट पेज पे दिखाया जाता है एक सुनसान हॉल जिसमें से आ करके एक आवाज आ रही होती है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर डैमिट बोलता है किसी इविल बीइंग के सामने जिसकी आंखें चमक रही होती हैं और किसी को कर्स वर्ड्स बोल रहा होता है। यहाँ पे कुछ इविल बीइंग्स उस पे अटैक करते हैं और उसकी आवाजें निकल रही होती हैं। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्यों उस बुढ़े आदमी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है और मैं ऐसे नहीं मर सकता। और यहाँ पे हमें एक फेरोशियस ड्रैगन लाइक बीइंग दिखता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो एक कुत्ते की मौत तो नहीं मरना चाहता। और इसके जस्ट बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। उसका नाम सियो जू ह्योन होता है और वो 38 साल का होता है। और वो बोलता है कि लगता है आज वो मरने वाला है। और फिर हमें स्टोरी का इंट्रो दिखाया जाता है जिसका नाम है टॉम रेडर किंग। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर उसे बताना होता कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ, यानी ये सब तबाही की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसे लमसम 15 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी उसे 2025 में जाना पड़ेगा जहाँ पे टोम्स अपीयर हुए थे चारों दुनियाओं में। चारों तरफ दुनिया में। और इन टोम्स की वजह से बहुत भयंकर अर्थक्वेक्स हुए थे। और इन टोम्स के अंदर कुछ चीजें थी जिनका नाम था रेलिक्स। वैसे मैं बता दूं, रेलिक्स का मतलब वो ऑब्जेक्ट्स या फिर वो चीजें होती हैं जो कि एंशियंट कल्चर से डिराइव की जाती हैं। यानी किसी भी बेसिक या फिर स्पेसिफिक कल्चर की किसी भी चीज को हम लोग रेलिक कह सकते हैं। जैसे कि ले लो कृष्ण जी की बांसुरी। और अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि ये रेलिक्स ही वो कारण थे जिनकी वजह से दुनिया चेंज हुई। और एकदम सेम टू सेम जैसा एंशिएंट मिथ्स यानी काल्पनिक कहानियों में, जो कि पुरानी काल्पनिक कहानियां हुआ करती थी, इनमें लिखा हुआ करता था, इन रिलीफ इन रिलिक्स के अंदर बहुत ही भयंकर टाइप की पावर्स हुआ करती थी। और जो अपनी दुनिया में रिलिक्स आई थी वो कोई डिफरेंट नहीं थी, इन्हीं की तरह थी। इनके पास शक्तियां थी, किसी को भी डिफरेंट एबिलिटीज यानी अलग अलग प्रकार की एबिलिटी प्रोवाइड कर सकती थी ये। और सिर्फ इसी की वजह से, कैसे रिलिक्स की वजह से लोगों की जिंदगी चेंज हुई, इनकी कहानियां पूरी दुनिया में फैलने लगी और इसी की वजह से लोग रिलिक्स को डेडिकेटेडली फाइंड करने लगे पूरी दुनिया में। मैंने भी ये जर्नी शुरू की थी बट मैं थोड़ा लेट था। और पेज ब्रेक के बाद पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को अंत में एक रेलिक मिल ही गया हार्ड सफरिंग के बाद, जिस रेलिक का नाम था आर्काइस्ट रेलिक। इस रेलिक का काम यही था कि वो विस्तृत तौर पे जानकारी देता था दूसरे टोम्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता था अलग अलग रेलिक्स के बारे में। वैसे तो उसने अपनी जैकपॉट हिट कर दी थी और अपनी बकवासी जिंदगी को अब वो खत्म कर सकता था और एक नई जिंदगी यूज कर स्टार्ट कर सकता था एक पावरफुल रेलिक यूजर बन के। लेकिन उसे पता चलता है कि वो लेट था, क्योंकि एक नए तरीके के कानून ने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन कुछ बास्टर्ड्स जिन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलिक्स खरीदे थे, वो सोसाइटी के सारे रिलिक्स को अपने कंट्रोल में और अपने पोजेशन में लेना शुरू कर चुके थे। और ये करने के लिए उन्होंने नई सोसाइटी बनाई और नए लॉज बनाए जो कि रिलिक्स की पावर्स की यूजेज को लिमिट कर सके। और अब अपने मेन कैरेक्टर के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो इन भूखे बास्टर्ड्स के लिए काम करे। और इसकी एक्सेप्शनल एक्सकेवेशन स्किल्स यानी खुदाई की स्किल्स, जिसमें ये मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्ट्स और किसी भी प्रकार का ore निकालने में महारत हासिल कर चुका था, उसकी वजह से उसे एक लार्ज कॉर्पोरेट कंपनी जिसका नाम टीकेबीएम था, उसके द्वारा स्काउट किया जाता है। जिसके सीईओ, जिसका नाम था क्वान ताइजून, उसने उसे बताया कि उसका काम आसान नहीं होने वाला, जिसकी वजह से उसका काम काफी मुश्किल होता था और कई बार तो उसे गंदी जगह भी हाथ डालने पड़ते थे। वो कह रहा था कि वो विश करता कि वो बोल पाता कि वो उसका काम एक स्मगलर का, एक थीफ का या फिर एक स्पाई का हो, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो था एक टोम रेडर का। उसने अपने स्किल्स को पॉलिश किया यानी बेहतर किया और किसी भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर दूसरों के द्वारा ढूंढा हुआ रिलिक वो चोरी कर लेता था। और जिस टॉम रेडिंग टीम को वो चलाता था, वो बहुत ही अच्छे पैमाने पे रिजल्ट्स शो कर रहे थे। और कुछ सालों बाद जो सीईओ कौन था, दुनिया का सबसे ताकतवर रेलिक यूजर हो चुका था और इन सबके जिम्मेदार हम लोग थे। और जितना सीईओ कौन का स्टेटस बनता गया, उतना ही हमारे मेन कैरेक्टर को दुत्कारा गया सोसाइटी द्वारा। लेकिन उसके बाद भी वो अपने काम मेहनत से करता गया, क्योंकि एक दुनिया जिसमें रेलिक यूजर्स भरे पड़े हैं, वो भी एकदम पावरफुल, उस दुनिया में वो सरवाइव करने के लिए और कर भी क्या सकता था। बट वो अगर ईमानदारी से बताए तो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब ऐसे खत्म होगा। और जिस मिशन पे वो अभी था वो एक ट्रैप था सीईओ क्वान द्वारा। और वो बास्टर्ड जो था उन्हें जानबूझ के इम्पॉसिबल और डेडली मिशंस में भेज दिया करता था, क्योंकि स्किल्स जो उनके अंदर थी उससे वो बहुत ज्यादा डरता था। और यहीं पे वो बोलता है कि क्या बेशरम बास्टर्ड है ये। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो फेरोशियस मॉन्स्टर अटैक कर देता है अपने मेन कैरेक्टर पे। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे भद्दे से सांप, तू अभी भी मेरे सारे साथियों को खाने के बाद खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, पेट नहीं भरा अभी तक तेरा। तो ठीक है, तू आगे बढ़ और मैं तेरे अंदर चीर फाड़ करके रख दूंगा। और कौन को कर्ज करते हुए बैस्टर्ड बोलता है। और कौन के लिए बोलता है कि अगर वो मर गया और एक घोस्ट यानी एक भूत भी बन गया तो वो सारी पॉसिबल चीजें करेगा उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। यहाँ पे वो मॉन्स्टर बोलता है, क्या बात है, तुम तो एक चिड़चिड़े आदमी हो। अपना मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होता है और बोलता है, तुमने अभी क्या बोला। जहाँ पे वो बड़ा सा सांप बोलता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। वहां मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये पहली बार है कि मैं किसी रैली की आवाज सुन रहा हूँ।
मैं नहीं जानता कि तुम किस गॉड से बिलोंग करते हो, यानी तुम्हारा रिश्ता किस भगवान के साथ है, लेकिन मैं जितनी प्रेम से तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें इस स्नेक से यानी इस सांप से छुटकारा पाके और मुझे इस जगह को छोड़ देना देना चाहिए। वहां पे वो फेरोशियस मॉन्स्टर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी बॉडी के साथ सर्वाइव कर सकते हो? तुम्हारी बॉडी तो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो अपनी बची खुची जिंदगी को जीने के लिए, लेकिन तुम ज्यादा दिनों या फिर ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाओगे। और वो कहता है कि अब ये तुम्हारी दुखद जिंदगी का अंत है। इस फैक्ट को साइड कर दिया जाए कि तुम्हारे अंदर एक्सट्रीम टैलेंट यानी बहुत अच्छा और एक्सेप्शनल यानी अलग हट के टैलेंट है, लेकिन लगता है कि तुम थोड़ी देर से पैदा हुए। तुम तो उस पावर को भी नहीं यूज कर पा रहे हो जिसे तुमने एक्वायर किया है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम ऐसे मत बोलो कि तुम मुझे जानते हो, तुम्हें पता भी है कि मैं क्यों ऐसे जीने चाहता था मेरी जिंदगी। और वो बोलने लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ बार बार इसके बारे में सोच के। और अब हमें पता चलता है कि जिस बुढ़े गीजर यानी बुढ़े आदमी के बारे में वो बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि कौन था, और वो कुछ भी करेगा उसे मारने के लिए। और वो मॉन्स्टर बोलता है कि हाँ तुमने मुझे काफी अच्छे से एंटरटेन और प्रसन्न किया है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा एक ऐसे टैलेंट को मरते हुए देखने में वक्त। और मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो। वहां पे वो बीस्ट बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, और एक बर्ड की तरह कुछ बन जाता है और अपने मेन कैरेक्टर को एक बर्ड की तरह शायद बना देता है और उसे कहता है अब देखते हैं कि क्या तुम किंग का थ्रोन सच्ची में क्लेम कर पाओगे इस बार। और अपना मेन कैरेक्टर एकदम ठीक हालात में सोचता है एक राजा घंटा और किसी भी चांस में वो था क्या। क्या वो एक हीरो रैंक था, एक गॉड था, या फिर एक गॉड रैंक रेलिक था। और वो एक कौवे की तरह भी लग रहा था, यानी अब हमें ये पता चलता है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को कौवे में बनाने के बजाय वो खुद एक कौवे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अपना मेन कैरेक्टर अपने पैरों को वापस देख के शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं अभी परफेक्टली ठीक हूँ, अभी मेरे साथ हुआ क्या, और मेरे सारे घाव भी मिट गए हैं। जहाँ पे वो देखता है और सोचता है कि एक पुलिस स्टेशन यहाँ पे अभी हो क्या रहा है और मैं यहाँ पे पहुंचा कैसे। वहाँ पे एक ऑफिसर या फिर कोई एम्प्लॉय बोलता है कि तुम किस चीज के बारे में बड़बड़ा रहे हो, मैं तब से तुम्हारी आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पूरी रात पड़ी है यहाँ पे। और फिर अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि क्या उस कौवे ने ये सब किया। वहीं वो एम्प्लॉय तब से बड़बड़ा होता है कि अपना नाम बताओ। तब भी वो सोच रहा होता है कि हो सकता है वो एक ड्रीम हो, या फिर हो सकता है एक हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन ऐसी चीज होती है जब आदमी की नींद कंप्लीट नहीं होती है और वो चलते चलते रियल लाइफ में भी सपने देखने लगता है, यानी कोई सपने की ऑब्जेक्ट उसे रियल लाइफ में दिखाई देने लगती है। यहीं पे वो एम्प्लॉय गुस्साते हुए बोलता है अरे भगवान के लिए अपना नाम तो बता दो। और बोलता है कि अब मैं पागल हो जाऊंगा, ये जल्दी करो और ये सब खत्म करके मुझे घर भी जाना है। और अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या ये 2025 है, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ कि ये ईयर 2025 नहीं है। और वो वहां पे एक क्लॉक में देखता है कि उसमें लिखा रहता है 1 जनवरी 2025। और वो सोचता है क्या बकवास चल रहा है यहाँ। और मनी मन बोलता है रुको, वो हाई स्कूल किड काफी फेमिलियर लगता है। मुझे याद है कि जब मैं हाई स्कूल में था एक बच्चा पी के मेरे साथ लड़ाई में पड़ गया था और ये सारा मामला पुलिस स्टेशन में सुलझा। और वो सोचने लगता है कि मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता, क्या ये सच है, क्या मैं सच्ची में 15 साल पीछे जा सकता हूँ। और वो सोचता है कि अगर ये जनवरी है 2025 का तो अभी भी दुनिया शांति में है, क्योंकि इससे पहले रेलिक्स नहीं आए थे। और ये फिर भी उस टाइम से पहले है जबकि गॉड रैंक रेलिक्स जो थे वो आए थे। अगर वही केस है तो मैं सारे रेलिक्स को कलेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे मेमोरीज और नॉलेज जो मेरे पास है वो अभी भी है मेरे साथ, और मैं रेलिक्स को दूसरे लोगों से काफी जल्दी कलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे हम एक इविल स्माइल देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर के चेहरे पे ही बोलते हुए। और अपना मेन कैरेक्टर इविल स्माइल के साथ बोलता है कि ये काफी मजेदार होता जा रहा है। वेल यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है और ये चैप्टर काफी लंबा था। वेल मैं जानता हूँ आप में से काफी लोग बोलेंगे कि ये इनमें काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहा है अपने सोलो लेवलिंग के तरह, बट मैं नहीं जानता, हो सकता है ऐसा हो क्योंकि मैंने सोलो लेवलिंग देखी है और उससे ये काफी मिलता जुलता है, बट इसका जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है वो काफी अच्छा है। तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा, और बाकी इस मांगा के आगे के एपिसोड्स या फिर आगे के चैप्टर्स तो आने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और हमें दूसरे मांगा सजेस्ट कर दो जो कि हम लोग ट्रांसलेट कर सकें।